चलो, तो अभी हम लोग देखे थे मेंडल का एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में कितने लक्षण लेके क्रॉस कराया जा रहा था? एक लक्षण। कोई भी यानी 7 लक्षण हम बताए थे। मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था, 7 गुणों पर अध्ययन किया था, और उन 7 गुणों में से किसी एक लक्षण का क्या कहलाता, वंशागति करा लेता था। और एक लक्षण का जब वंशागति हो रहा था तो उसको एक संकर संकरण कहते। क्या बोले थे? एक संकर संकरण में हमने उसका जीनोटाइप निकालना सिखा दिया और फिनोटाइप। फिनोटाइप हमेशा क्या था? 3:1 था, 3:1। और जीनोटाइप हमेशा क्या आ रहा था? 1:1, 1:1। इसको हमेशा याद भी रखना है और बता भी दिए थे कैसे निकाला जाता है। और मेंडल ने इस एक संकर संकरण के आधार पर एक नियम दिया था, और एक संकर संकरण के आधार पर जो नियम दिया था वो नियम कौन था? पृथक्करण का नियम। कौन नियम? पृथक्करण का नियम में बता मेंडल ने यह देखा था कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी और प्रभावी गुण दोनों मौजूद था, यानी जो लक्षण मौजूद था, वो F2 पीढ़ी में जाके क्या हो गया था? अलग हो गया था। और इसी अलग होने के कारण उनको बोल दिया था मेंडल ने पृथक्करण का नियम। तो कहेगा मेंडल के जो पृथक्करण का नियम है किस संकरण से संबंधित है? एक संकर संकरण से, एक लक्षण के वंशागति से। और अब हम लोग देखते हैं उसी तरह से इसको आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा जटिल है, समझने में कठिनाइयां होता है, लेकिन अगर हम इसको समझेंगे तो आसानी से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। सिर्फ आसानी से समझना है, ठीक ना? तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो समझते हैं कि मेंडल ने क्या है? मेंडल का द्विसंकर संकरण, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड का मतलब क्या? देखो यहाँ दो, क्या लिखा हुआ? द्वि मतलब दो संकर, यानी मेंडल जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर वंशागति करेगा। मेंडल साहब कितने लक्षण? दो जोड़े, और विपरीत लक्षण पर जब अध्ययन करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इन्हीं प्रयोग को मेंडल का द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो मेंडल का द्विसंकर संकरण क्या है? तो जब मेंडल ने दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर प्रयोग करेंगे, तो इस प्रयोग को ही मेंडल का क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो कुछ नहीं याद रखना, मेंडल के द्विसंकर संकरण, दो लक्षणों का वंशागति, यानी दो जोड़े विपरीत लक्षणों का वंशागति, दो जोड़े। अब ये दो जोड़ा विपरीत लक्षण कुछ हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम ले लिए हैं, दो जोड़ा विपरीत लक्षण में क्या लिए? एक लिए पीला और गोल। जो पीला मटर देखने वो गोल रहता है, पीला मटर। और इसका जो विपरीत लक्षण देख रहे हैं, हरा और हरा छोटका मटर होता है, देखो चिपका हुआ होता है ना। तो हरा कैसा? पीला गोल। और इसका विपरीत लक्षण ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, पीला गोल का विपरीत लक्षण। अब कहेगा सर यहाँ दो लक्षण ले रहे हैं, तो देखो दो लक्षण है एक साथ, पीला के साथ गोल लिए हैं, तो पीला गोल दो लक्षण है। वहां कितना था? सिर्फ पीला लिए थे, तो पीले लिए थे, क्यों लक्षण लिए थे? लेकिन यहाँ पीला के साथ गोल लिए, यहाँ कितने लक्षण? दो लक्षण। अब देखते हैं, इसको कहते हैं P1। क्या बोलते हैं? यानी जनक पीढ़ी। P1 को अच्छा, यहाँ अब स्वपरागन होगा कि परपरागन? परपरागन होगा, क्योंकि मेंडल साहब ने देखे थे स्वपरागन को रोकना है, और स्वपरागन को मतलब क्योंकि उनको चाहिए इच्छित, यानी इच्छा के अनुसार गुण वाले पौधा, इसलिए स्वपरागन को क्या कर देना है? रोक देना है। और स्वपरागन को रोकने के लिए हम ये भी बताए थे, सबसे पहले जो क्या कर, जो पुंकेसर को काट के हटाकर उनको विपुंसन कर दिया था। क्या कर दिया था? तो विपुंसन का मतलब पूछा जाएगा, विपुंसन क्या है? तो किसी फूल के पराग को, मतलब ना, किसी फूल के या फूल से पुंकेसर को काट कर हटाना, पुंकेसर को काट के विपुंसन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? मेंडल साहब क्या किए, यहाँ जो है कराएंगे कृत्रिम परपरागन। कृत्रिम, जब कृत्रिम परपरागन कराएंगे तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे, हालांकि युग्मक बनना पिछले बताए थे, इस दोनों में से कौन आएगा? जब युग्मक बनेगा तो सूत्री विभाजन, तो ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसमें से एगो ले ले, और ये दोनों आर सेम है, इसमें से एगो आएगा। यहाँ देखना, युग्मक बन रहा है, ये क्या बन रहा है? युग्मक बन रहा है, ये युग्मक है। यहाँ देखना, इधर विपरीत लक्षण में इस दोनों में से एक और इस दोनों में से, अब समझना, अब यहाँ बनेगा संतति। ये युग्मक था, ये क्या बन गया? अब यहाँ क्या बनेगा? संतति। F1 पीढ़ी बनेगा। क्या बनेगा? F1 जो पीढ़ी आएगा, ये क्या आएगा?
हमको बताना ये क्या आएगा, बरका हुआ है, यानी इसमें वहां देख रहे थे सेम था, सेम में से कोई एक ही आएगा, लेकिन यहाँ दोनों अलग आ सकता है, मतलब दोनों युग्मक मतलब दोनों लक्षण आएगा। तो y और इधर से छोटका हुआ है और बरकार F1 पीडी में देखेंगे ये कैसा, ये F1 पीडी के बारे में बताना है, ये कैसा लक्षण यहाँ मिलेगा। देखो ई हो गया, फिनोटाइप देखना, अभी जीनोटाइप भी देखना और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखेंगे दोनों लक्षण मौजूद है, यानी बरका प्रभावी छोटका, बरका प्रभावी छोटका। लेकिन प्रभाविकता का नियम में देखे थे प्रभावी गुण हमेशा दूसरे पर, मतलब क्या होता है, जो एक ज्यादा वाला गुण होता है दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है, उसको प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो ये बरका प्रभावी है, यानी ये क्या कलर कौन सा है, पीला, और ये क्या पीला के साथ झुर्री, मतलब क्या हरा पर प्रभावी है, यानी हरा के रंग को ढक देगा, हरा के रंग को ये कैसा दिखेगा हमको बताना, ये पीला देखा। और यहां समझना ये गोल है और ये झुर्रीदार है, ये गोल और ये तो गोल प्रभावी, झुर्रीदार, झुर्रीदार दिखेगा, ये कैसा देखेगा, पीला के साथ ये गोल दिखेगा। अब प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा तुमको, यानी मेंडल के कहेगा जो द्विसंकर संकरण है, द्विसंकर संकरण में F1 पीडी कैसा प्राप्त हुआ, पीला और, ठीक है, यहीं तक तो नहीं छोड़ना है। अब जो F1 पीडी ये आया है इसको आपस में करा देना है स्वपरागण, क्या करा देना है, तो चलो देखते हैं स्वपरागण कराते हैं। तो ये हो जाएगा Y Y R R गुने, यानी गुने मतलब क्रॉस हो गया, यहाँ हो जाएगा Y Y R R, ठीक है। अब यहां भी बनाना अपना लोग को क्या चीज, युग्मक, यहाँ भी क्या बनाना है, युग्मक, यहाँ भी बनाना है युग्मक। अब वहां तो युग्मक बनाना आसान था, वहां युग्मक बनाना, अब युग्मक कैसे बनेगा, वहां एक लक्षण था इसलिए आसान हो गया था, लेकिन यहाँ युग्मक बनाएंगे, युग्मक बना थोड़ा सा मतलब कठिन होगा, इसलिए अभी सिर्फ अपना लोग को याद कर लेना युग्मक जो बनेगा ना, कि बरका वाई जो है, एक बार मान लेते हैं बरका वाई के साथ बरकार आ सकता है। देखो युग्मक क्या प्रकार का बनेगा, बरका वाई के साथ बरकार आ गया, इसको सिर्फ याद रख लेना, हम इंटर में बताएंगे कि युग्मक यहाँ से कैसे बनेगा, नियम बताएंगे, ठीक है। बरका वाई के साथ और बरका बरका वाई के साथ बरकार आ गया ना, और बरका वाई के साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर यहां देखना छोटका वाई के साथ, चलो तो ये अपना लोग का क्या चीज है, युग्मक है, और इस युग्मक को अपना लोग को रखना है
कहा? पीनट वर्ग में। कहा रखना है? तो पीनट वर्ग में लिखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, एक बड़ा सा तालिका बना लेते हैं। ये हो गया युग्मक। ऊपर नीचे क्या लिखना है? युग्मक। युग्मक क्या बना है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। ये चारों खटाल बनाएंगे। एक हुआ, 2 हुआ, 3, 4। ये 4 को युग्मक ऊपर रखाएगा, 4 को युग्मक नीचे भी दिखाएगा, इसलिए इसको चौकोर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक ना? चलो समझते हैं। एगो यहाँ हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, और ये 4 हो गया। इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसमें ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। इधर युग्मक क्या था? बरका हुआ है, बरका हुआ है, बरका हुआ है ना। अच्छा, बरका हुआ है, बरकार, बरका हुआ है, छटका हुआ है, छटका हुआ है, सॉरी, छटका, फंसना नहीं इसमें। ठीक है? इसमें बहुत सारा थोड़ा सा जटिल चीज है। ठीक ना? अब यहां समझते हैं। बरका हुआ है, बरकार ना, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। चलो समझते हैं। अब यहां करवाते हैं क्रॉस। क्या करवाते हैं? अब यहां ध्यान ये रखना है, समझना। जैसे वहां क्या करवा रहे थे? दोनों के बीच क्रॉस करवा रहे थे, मिला रहे थे। अच्छा, ये वाई वाई, ध्यान देना, बरका वाई, बरका वाई, बरकार, हो गया ना? अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाओ। मान लो ये इसके साथ मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ भी मिल सकता है, और ये चारों साथ मिल सकता है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, तो समझना। ये कैपिटल है, ठीक है ना? कैपिटल, पहले देखो ना, वाई वाई कैपिटल हुआ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका कंडीशन हो गया। याद है, मान देना, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल, ठीक है ना? अब यहां आ जाओ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल, अभी नाम नहीं लिखते, पहले बना रहे थे, उसके बाद हम हिंदी लिखेंगे। ठीक ना? यहां ध्यान देना, यहां क्या बनेगा? ठीक है ना? जहां गलत होगा बोलना, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। ठीक है? यहां जाओ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। यहां जाओ, कैपिटल स्मॉल स्मॉल। आ जाओ यहाँ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल आर ना, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। यहाँ जाओ, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल। यहाँ जाओ, स्मॉल कैपिटल। अच्छा, वाई पहले लिखते रहते हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिटल। चलो आ जाओ, और आओ, यहाँ क्या होगा? कैपिटल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। और आओ, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। और आ जाओ, यहाँ क्या होगा? स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। यहाँ स्मॉल 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 स्मॉल। ये बनाना दिखा ना?
अगर इसमें गलत हो जाएगा तो फिर अनुपात गलत निकल जाएगा, ठीक ना। चलो समझते हैं, अब लिखते हैं। ये कैसा है? वाई को क्या बोलते हैं? पीला। और इसको पहले लिख लेते हैं, पीला गोल। पीला, यहां देखो, अभी पहले देखो, फिनोटाइप देखना है। पीला और ये क्या है? पीला और ये कैसा है? पीला और गोल, ठीक है। गलत नहीं करना, पीला और, यहां देखना, पीला देखा सर, यही आ रहा है सब क्या? देखो, पीला, ई बदलना शुरू हुआ, पीला ई, पीला और झुर्री, यहां जाना, पीला गोल। बताओ, पीला गोल, बताओ। हरा, पीला का हरा और गोल, हरा और गोल, क्या बताओ? सॉरी, पीला है, पीला गोल, पीला झुर्री, हरा गोल, हरा झुर्री। चलो समझ में आया क्या? अब इतना निकालने में तुम किताब में देखेगा तो माथा चकरा जाएगा, कहेगा सर कहां से आ गया, अभी तक समझे नहीं आएगा। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कहां से आ गया, कैसे लिखा है, समझ आ जाएगा। यहाँ अगर पहले फिनोटाइप गिन लेते, क्या गिन लेते हैं? फिनोटाइप का मतलब पता है, जो दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप मतलब जो दिखाई, यहाँ फिनोटाइप लिखते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अब जीनोटाइप भी लिख लेते हैं, जिसको जीन प्रारूप बोलते हैं। बातचीत नहीं करो, यही तो गलत कर रहा है सब, बीच में बतियाना नहीं है सबको, नहीं तो फिर लिखा के निकल जाएंगे तो कहेगा समझ हो जाएगा काम। क्योंकि 12वां में चैप्टर जो है ना एकदम माथा पच्ची कर देगा। यहाँ तो एगो बना के समझा रहे हैं, वहां जो है ना 2 4 5 को बनवाएंगे। तो समझते हैं, फिनोटाइप देखना, फिनोटाइप जो दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल, क्या हुआ? 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, क्या गो? 9 गो दिखा पीला और गोल। पीला के साथ साथ गोल दिखाई दे दिया ना। और समझना, पीला गोल के साथ और क्या दिखाई दे रहा? पीला झुर्रीदार ना, पीला जो 1 2 और 3 गो पीला झुर्रीदार, 3 गो मिला। अब देखो पीला झुर्रीदार के साथ और क्या मिला? हरा गोल, हरा गोल, 1 गो 2 गो 3 गो, हरा गोल मिल गया। अब देखो हरा झुर्रीदार, क्या गो? 9 3 3 1, 93 31 या 31 या 93, 31 या यही पूछा जाएगा। ये जीनोटाइप इसका पूछवे नहीं करेगा, इतना लंबा है इसका जीनोटाइप नहीं पूछेगा। तो कहेगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना है? 9 3 3। अब यहाँ समझना बात को, तो मेंडल ने जीनोटाइप भी लिखेगा,
बहुत लंबा हो जाएगा, जीनोटाइप देगा, जीन को देखना पड़ेगा, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब जहां से नहीं है तो जीनोटाइप अभी हटा देते हैं, क्योंकि देखेंगे तो हालांकि निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, अब मेंडल साहब ने देखो यहाँ प्रयोग क्या कैसा लिया था, ये मेंडल साहब जो लक्षण लिए थे, ये लिए थे कैसा, पीला गोल, पीला गोल, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। मेंडल साहब तो यही लक्षण लिए थे, पीला गोल हरा झुर्रीदार। अब देखो पीला गोल ठीक है, पीला गोल ठीक है, पीला गोल ठीक है, लेकिन पीला गोल और हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्री, ये तो ठीक है, बात को समझना, बात को कहा पीला गोल मेंडल साहब लिए थे, हरा झुर्रीदार लिए थे, ये तो ठीक है, लेकिन ये बीच में ये पीला झुर्रीदार और हरा गोल कहां से आ गया? अरे मेंडल साहब लिए क्या थे, पीला गोल हरा झुर्रीदार, लेकिन ये बीच में आ गया है पीला झुर्रीदार हरा गोल, ये किधर से आ गया? बात समझने वाली है। तो मेंडल साहब यहाँ एक नियम देंगे, यहाँ एक, और यहाँ जो एक नियम देंगे यानी द्विसंकर संकरण के आधार पर जो नियम देंगे, इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, समझना। वहां कौन नियम दिया था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का, और यहाँ देंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो नया लक्षण आया ना, कहा एक का जो प्रभावी गुण होता है दूसरे के प्रभावी से नहीं, कहा अप्रभावी से भी मिल गया, नहीं समझा? देखो यहाँ, अरे मान लेते हैं यहाँ क्या था, पीला गोल, पीला गोल हरा झुर्रीदार, तो कहा यहाँ आ गया पीला के साथ साथ क्या आ गया, झुर्रीदार, ये प्रभावी था और प्रभावी से नहीं मिल गया। देखो ना, पीला और झुर्रीदार, देखो ये प्रभावी अप्रभावी, तो कहा यहाँ जो है ना मेंडल, सिर्फ इतना समझना, कहा कि मेंडल ने इन्होंने देखे, मेंडल साहब देखे कि एक का जो प्रभावी गुण है दूसरे के अप्रभावी से भी मिल गया। उसी तरह से कहा एक का जो अप्रभावी गुण है दूसरे के प्रभावी से, मतलब इन्होंने ये देखा कि प्रभावी प्रभावी के साथ नहीं मिलता है और प्रभावी के साथ नहीं, बल्कि प्रभावी और प्रभावी के साथ और अप्रभावी प्रभावी के साथ केकरो साथ मिलने के लिए स्वतंत्र है, केकरो साथ मिलने के लिए। तो इसलिए मेंडल ने इनको बोले हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी जो मतलब युग्मक है वो किसी के साथ, जो वंशागति में जो लक्षणदार है किसी के साथ मिल सकता है, और इसी के कारण ये दो नया चीज आ गया। कौन चीज, पीला गोल, सॉरी पीला झुर्रीदार ना, समझ आ गया? तो ये दो लक्षण कहां से आ गया, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार आ गया, यानी एक का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी से भी मिल सकता है और एक का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी से भी मिल सकता है, जिसके कारण ये दो नया लक्षण। तो अगर पूछा जाएगा कि दो नया लक्षण कौन सा आ गया, तो ये डिपेंड करेगा हम कौन सा गुण ले रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा लक्षण ले रहे उस पर ये बदलाते रहेगा। तो ये समझ में आ गया। फिर प्रश्न ये पूछा जाएगा, मेंडल के नियम मतलब जो संकर संकरण है उसमें फिनोटाइप अनुपात कितना आया, तो 9331, ठीक है। इसको यही रखते हैं और एक टॉपिक और देख लेते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण देख ले जाए, ठीक है। थोड़ा सा रोक दिया जाए, बदल ले जाए मैं क्या, चलो। तो अभी हम लोग देख लिए थे मेंडल का एक संकर संकरण, मेंडल का द्विसंकर संकरण, और उसी के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी मनुष्य में जो है ना बच्चा जो है ना लड़का होगा या लड़की, ये कैसे निर्धारित हो रहा है इसको समझते हैं। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, गुणसूत्र दे देगा और कहेगा बताए कि इस कंडीशन में लड़का होगा या लड़की। तो समझते हैं और आसानी से इसको लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य में लिंग निर्धारण समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा मनुष्य का गुणसूत्र। क्या समझना पड़ेगा? मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है ना 46 गुणसूत्र होता है। कितना? और जोड़े की बात करें 23 जोड़े, 23। अब ध्यान देना,
पहला तो ऑब्जेक्टिव यही तुम लोग को बनना है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब फिर इसी को प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है। दोनों प्रश्न का उत्तर अलग अलग देना, हम लोग का टाइम पूछ दिया था, अब समझे में नहीं आ रहा, वहां पूछा हुआ था जोड़ा में, ऑप्शन में 23 भी था और 46 में था। तब हम पढ़े हुए थे 46 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है, अब वहां उतना तो दिमाग था नहीं, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न ये देखना है कि जोड़ा में पूछ रहा है कि गुणसूत्र, तो कहेगा कितने, तो 46, कितना जोड़ा, ठीक है दोनों यार। अब समझते हैं, अच्छा मनुष्य में जनन कौन सा होता है, लैंगिक और लैंगिक, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब दो भिन्न लिंग नर और मादा भाग लेता है, नर और मादा भाग लेगा तो नर द्वारा नर युग्मक, मादा द्वारा मादा युग्मक को अंडाणु, नर युग्मक को दोनों मिलेगा, तो मिलेगा तो निषेचन, निषेचन के बाद जो संरचना बनता है उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज। निषेचन के बाद संरचना युग्मनज, और युग्मनज से बनेगा भ्रूण, युग्मनज से, ठीक है ना। जब तक प्रसव गर्भ मतलब क्या प्रसव नहीं होता तब तक भ्रूण फिट्स, और उसके बाद हो जाएगा प्रसव के बाद शिशु, प्रसव के बाद। तो हम लोग अब जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है लड़की, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र, 46 है। अच्छा गुणसूत्र मनुष्य में बताए थे, जब भी गुणसूत्र होता है ना मनुष्य में, जो कोशिका विभाजन होगा, जो युग्मक बनेगा ना, यहाँ बनेगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कौन विभाजन द्वारा, तो चलो समझते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। का ये मान लेते हैं नर है मेल, और ये मादा है फीमेल, फीमेल। दोनों में कितना गुणसूत्र, 46 और 46। ये गुणसूत्र कितना, जब युग्मक बनेगा, क्या बनेगा, तो ये प्रश्न याद रखना, क्या कि मनुष्य में जो युग्मक का निर्माण होता है कौन कोशिका विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री की समसूत्री, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब जितना गुणसूत्र होता है युग्मक के, उसका क्या होता है, आधा। ये कितना हो जाएगा, 23, और ये कितना हो जाएगा, 23, 23 और 23 दोनों मिलेगा, पुनः कितने बनेगा, उतना ही पूर जाएगा ना। तो इस तरह से काम करता है, लेकिन समझते हैं इसको मिटा के, मान लेते ये तो हो जाएगा एक जीव में जो मनुष्य पन्ना बनेगा 46 गुणसूत्र हो जाएगा। चलो थोड़ा सा समझते हैं, इसको मिटाते हैं। का ये जो मनुष्य है, थोड़ा सा और समझते हैं, कहा नर और मादा, नर और दोनों में जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, कितना जोड़ा, दोनों में समान होता है, और ये XX के रूप में होता है। पर पूछा जाएगा मनुष्य में नर और मादा में 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होता है, और ये जो समान गुणसूत्र होता है इसको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। इसको अलिंग सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रहेगा, अलिंग सूत्र किसे कहते हैं। मनुष्य में नर और मादा में 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होता है, जिसे अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम। जबकि 23वां जोड़ा, क्या बोल रहे हैं, 23वां जोड़ा जो होगा, 23वां जोड़ा नर में हो जाएगा XY, और मादा में हो जाएगा, मादा में कोई चेंजेस नहीं, XX है मादा में। तो मादा में तो पूरा का पूरा समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन नर में जो है 23वां जोड़ा भिन्न है, और कहा यही जो भिन्न गुणसूत्र है ना XY, इसको कहते हैं लिंग सूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग सूत्र या लिंग गुणसूत्र। इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना, लिंग सूत्र। तो अलिंग सूत्र क्या है, 22 जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होता है, जिसे अलिंग सूत्र कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा पुरुष में भिन्न प्रकार का होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसी लिंग गुणसूत्र पर जो है ना बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण होगा। यानी शिशु यानी जो भ्रूण पल रहा है घर में, लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करेगा किसके गुणसूत्र पर, पिता के गुणसूत्र। किससे, पिता के। अभी बताएंगे कैसे निर्धारण होता है। लेकिन
अब यहाँ से दिक्कत ये आ रहा है कि मान लेते हैं हमारे समाज में भी देखा जा रहा है कि किसी फैमिली में खाली लड़की का जन्म हो रहा है, 4 गो 5 गो लड़की पैदा हो रहा है ना, बच्चे का जन्म हो रहा है। अब उस लड़की जो 5 गो 6 गो जन्म हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पिता। पिता जिम्मेवार है, माता जिम्मेवार है। अगर घर के लोग उसको कह रहा है कि नहीं जो है ना कुलक्षणी या बहुत सारा पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि हमरे घर में जब से आई है खाली लड़की पैदा कर रही है, खाली लड़की पैदा कर रही है, ये हमारी क्या है? गलत मानसिकता, हमारी क्या है? गलत सोच है। जबकि इस लड़की के लिए या लड़का के लिए जिम्मेवार होता है पिता। तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा, क्या समझना, प्रश्न पूछा जाएगा एक समाज में या परिवार में लड़की का जन्म होता है, परिवार में लड़की का जन्म, और सिर्फ लड़की का जन्म होता है, इसके लिए जो है ना लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। लड़की को दोष देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़की या लड़का के जन्म के लिए पिता का गुणसूत्र जिम्मेवार होता है। तो इलाज किसका कराना है? देखना किसका है? इलाज क्या करेगा? पिता को जिम्मेवार ठहराना चाहिए। इलाज क्या होगा इसका? इलाज होगा? नहीं होगा। तो ज्यादा कोई कहेगा अरे ये लड़की मतलब कुलक्षणी है, खाली लड़कियों के जन्म, कहना पहले बेटा को देख लो, ओकरा को बढ़िया देखबे तब जाकर, ठीक है? तो आवाज आती है इसमें, ठीक है? तो मतलब हमारे कहना है कि अगर कोई गलत मानसिकता से समाज में किसी महिला को प्रताड़ित कर रही है लड़की के जन्म के लिए, तो उस मानसिकता को अपना लोग को जवाब देना है कि इसके लिए महिला जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पुरुष जिम्मेवार है, उसके लिए वो दोषी जिम्मेवार है, ठीक है? चलो आगे आते हैं। तब लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मान लेते हैं इधर से क्या बोल रहे, ये नर है और ये मादा, नर और इधर से समझना 23 जोड़ा गुणसूत्र इधर से आएगा, 23 जोड़ा, और 23 जोड़ा गुणसूत्र इधर से आएगा। कहेगा सर 23 जोड़ा जब युग्मक बनेगा 23 जोड़ा, या कहे तो ये कितना 46 है, 23 जोड़ा या क्या है 46, समझते हैं? इसको उल्टा कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं मादा और इधर लिख लेते हैं नर का। ये जो 46 गुणसूत्र है जिसमें क्या लिख सकते हैं? 22 जोड़ा XX, 22 जोड़ा प्लस 23वां जोड़ा, मादा में तो यही रहेगा। पुरुष में देखते हैं, पुरुष में होगा 22 जोड़ा XX प्लस 23वां जोड़ा भिन्न X। चलो समझते हैं। अब यहीं से होगा लिंग निर्धारण, लिंग चलो तो ये मान लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन होगा, आधा आधा गुणसूत्र आएगा, तो ये 22 और 22 पहले तो 44 हम बना देते, ठीक ना? चलो लिंग निर्धारण, जब बच्चे का लिंग निर्धारित होगा 44 गो ऑटोसम, 22 जोड़ा ऑटोसम 44, अब प्लस, अब यहां समझना इधर क्या चीज है? XX। चलो समझते हैं। तो इधर से जो बनेगा ये X, क्या बोले? ये X मिल गया किसके साथ? देखो मादा का जो है X, कोई दिक्कत है नहीं। नर का कौन गुणसूत्र मिला है? X के साथ। तो 44 प्लस XX, ये कंडीशन हो गया कौन सी? फिर 44 प्लस 2 को हुआ 46 हो गया। यहाँ कौन सी? शिशु। चलो शिशु भी लिख देते हैं, यहाँ शिशु हो जाएगी लड़की यानी फीमेल, समझना? मादा का ये गुणसूत्र, मादा का पुरुष के इसके साथ मिल गया, फिर भी 44 प्लस XX। अरे देखो चाहे ई मिले इसके साथ, चाहे लेकिन पुरुष का X से मिला है, पुरुष का तो 44 प्लस XX। इस कंडीशन में भी क्या चीज? लड़की। दूसरा कंडीशन समझते, 44 को रहेगा, ठीक है? 44 में कोई दिक्कत? चलो इधर आ जाओ। अब मान लेते हैं दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन भी बनेगा। ये गुणसूत्र
महिला को तो एक्स ही है, कोई दिक्कत, लेकिन ये किल कर गया किसके साथ, वाई के साथ। 44 प्लस एक्स वाई अलग हो गया, किसका वाला गुणसूत्र, यहाँ लड़का हो जाएगा, चाहे महिला का ये गुणसूत्र इसके साथ मिल गया, या क्या हो गया, लड़का, यानी अब समझना। तो लड़की मतलब जो फीमेल है, महिला है, इसके गुणसूत्र से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पुरुष का वाई गुणसूत्र इधर इसके साथ नहीं संयोग करेगा तब तक लड़का नहीं होगा। तो हम देख लिए हैं कि पुरुष मतलब लड़की के जिम्मेवार के लिए, लड़का के जिम्मेवार के लिए कौन जिम्मेवार है, पिता, यानी पुरुष जिम्मेवार है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, समझना। अब हम एक प्रश्न बनाते हैं, तुम लोग को ध्यान देना। हम कह रहे हैं कि एक घर में जो है ना 5 लड़की का जन्म लगातार हुआ, क्या वो लड़की का, छठा बच्चा घर में है, छठा बच्चा, क्योंकि आदमी की मानसिकता ये होता है कि जब तक लड़का नहीं पैदा होगा तब तक ना रुकना नहीं है, पता है ना, एक लड़का हो जाए उसके बाद रुक लेंगे। तो 5 गो लड़की है, छठा बच्चा घर में पल रहा है। अब हम प्रायिकता बना रहे, क्या बना रहे, प्रायिकता। इसकी क्या संभावना है, कितनी % संभावना है कि शिशु जो है ना लड़की होगी, प्रश्न को फिर समझना। हम क्या बोल रहे हैं कि एक महिला ने 5 गो लड़की के जन्म दिया है और छठा बच्चा घर में भ्रूण पल रहा है। इसकी क्या संभावना है कि वो बच्चा, क्या प्रश्न बोले, लड़की के लड़का पूछे, लड़की है, ऑप्शन में देते, ऑप्शन में देते, ऑप्शन देते 50%, 100%, 75%, 25%। 100, कुछ नहीं, 50%। अरे कितनों उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जो बच्चा होगा 50% चांस है या तो लड़का होगा तो हमेशा कुछ प्रश्न पूछेगा 50% कितना, तो लिंग निर्धारण समझा गया। तो क्या करेगा, परीक्षा में जो है ना लिखना होगा तो कहेगा मैं, सुनो परीक्षा में पूछा जाएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसका वर्णन करने के लिए। तो देखना लिखेंगे, मनुष्य में जो होता है कुल मिला के 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होता है, जिसे अलिंग सूत्र या ऑटोसम कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा स्त्री में XX और पुरुष में XY होता है, यानी भिन्न प्रकार का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंग सूत्र, जिस पर जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अब लिंग निर्धारण के लिए बोलेंगे मनुष्य में सूत्री विभाजन होता है, जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र के साथ संयोग करता है, तो इस कंडीशन में जो शिशु होता है लड़की होता है। जबकि पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से संयोग करता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, लड़का होता है। और इसकी संभावना हमेशा 50% यानी 50% होती है। ठीक है, एक प्रश्न और देखने को मिल सकता है, ऐसे दे देगा 44 + XX, मतलब 44 + XX कौन सी है, लड़की, 44 + XX, 44 + XY लड़का के लिए जिम्मे, मतलब लड़का की कंडीशन होने का मतलब गुणसूत्र है Y देखेंगे, क्या देखेंगे, 44 + XY। ठीक है, जैसा बन जाएगा। एक प्रश्न और छूट रहा है किताब के हिसाब से, कहेगा कि X और Y गुणसूत्र में बड़ा कौन सा होता है, तो याद रखना X गुणसूत्र बड़ा होता है, X गुणसूत्र, और Y अपेक्षाकृत क्या होता है। तो लिंग निर्धारण भी समझ आ गया, उतना लिख के उसके बाद ये फिगर बना देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, बचा हुआ 1-2 टॉपिक और है, इसको जो है हाँ कर दो, कोई बात नहीं।